हेलो, कैसे हो आप सब। जैसा आप समझ रहे हैं कि नीट का जो एग्ज़ाम है बहुत ही करीब है, तो हम यहाँ पर आज जो टॉपिक लेके आए हैं बायोमोलिक्यूल्स, जिसका हम रिवीजन कराएंगे। और बायोमोलिक्यूल्स हमारे एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें कोशिश करना है कि एग्ज़ाम में जो हमारी प्रैक्टिस हो वो पहले से हो, और साथ में इन कंटेंट्स को हम प्रिपेयर करेंगे जिससे हमारा एग्ज़ाम बेहतर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। बायोमोलिक्यूल्स में सबसे पहले आप जैसे देख पा रहे होंगे, बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। हमने कहा वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो हमारे बॉडी में हमारी बॉडी को बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, पॉलीसेकेराइड एंड एंजाइम्स। ठीक है, तो अमीनो एसिड बना कैसे होगा। अमीनो एसिड जो बना होगा वो प्रोटीन के ब्रेकडाउन से बना हुआ होगा। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन बनता है कि हमारे जो अमीनो एसिड होते हैं उनका क्या रोल होता है, तो ये हमारे बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। 20 टाइप्स के एसेंशियल अमीनो एसिड देखने को मिलते हैं। हम लोग याद करते हैं वीआईपी हॉल में टीटी, ऐसे करके ट्रिक याद करते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जो है ये भी एक टाइप का मैक्रोमोलेक्यूल है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन अ सेल, ये कहीं ना कहीं देखने को मिलता है न्यूक्लिक एसिड। लिपिड जो है एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, साथ में इनसॉल्युबल होते हैं किसमें? वाटर में। मैनी जो ब्रांच और अनब्रांच्ड मोनोसेकेराइड होते हैं वो कहीं ना कहीं ज्वाइंट होते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, जिसे हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। साथ में एंजाइम्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो कहीं ना कहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, नाउ बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन कितने टाइप्स के हमें इस चैप्टर में पढ़ना है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। डीएनए और आरएनए जो कि न्यूक्लिक एसिड होते हैं, लेफ्ट हैंडेड है तो जेड डीएनए कहलाएगा, राइट हैंडेड वाली है तो पी डीएनए कहलाएगा। और आरएनए कितने टाइप के होते हैं? आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। फिर उसके बाद आते हैं लिपिड्स। लिपिड्स जब हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ेंगे, तो सिंपल, कॉन्जुगेटेड और डेराइव्ड लिपिड होते हैं। सिंपल में आता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, जिसमें डबल बॉन्ड ना पाया जाए वो सैचुरेटेड है, जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाए वो अनसैचुरेटेड है। कॉन्जुगेटेड में फॉस्फोलिपिड आता है, लेसाइथिन और सिफेलिन आते हैं। साथ में स्टेरॉइड में आते हैं, स्टेरॉइड जो है आपका डेराइव्ड लिपिड में आता है। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड। तो होमोपॉलीसेकेराइड या हेटेरोपॉलीसेकेराइड दो ही टाइप के हैं। होमो मतलब होता है सेम, जब सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, और या फिर हम कह सकते हैं कि जब सेम टाइप के मोनोसेकेराइड कंबाइन होते हैं तो कहलाते हैं स्टार्च और सेलुलोज, जिन्हें हम होमोपॉलीमर कहते हैं। ठीक है, आप एक याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बहुत बनता है, जो इंसेक्ट होते हैं उनकी सेल वॉल जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है? नाग, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन की बनी होती है। उसमें जो शुगर पाया जाता है ग्लूकोसामीन, जो कि एक टाइप का होमोपॉलीमर होता है, क्योंकि उसमें जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, दैट मींस ग्लूकोसामीन होती है, नाइट्रोजनस कंटेनिंग कंपाउंड होती है। हेटेरोपॉलीमर क्या होता है? हेटेरोपॉलीमर में कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड, एक से ज्यादा टाइप के मोनोसेकेराइड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और ये कहीं ना कहीं एग्जांपल जैसे इसका आता है पेक्टिन। किसका? पेक्टिन। नाउ सेकंड स्लाइड पे हम चलते हैं, और यहाँ पर एक क्वेश्चन हमसे पूछती है एनसीईआरटी कि आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेम केमिकल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। क्या ऐसा संभव है कि जो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म हैं वो सेम टाइप के केमिकल एलिमेंट या कंपाउंड के बने हुए हैं? तो आंसर है यस, दीज all organic living organism are made up of same element, ठीक है, and compound. If we perform an analysis of a plant tissue या animal tissue or microbial paste, then carbon, hydrogen, oxygen and several other elements are obtained. जैसा आप यहाँ पर एक डायग्राम देख पा रहे हैं, ये ह्यूमन है, इसके अंदर ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, और अदर एलिमेंट भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। नाउ अगले पॉइंट में आते हैं, लेट अस कैलकुलेट द एलिमेंट प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। बहुत बार क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, आप इसको स्किप करते हैं, बट ध्यान दीजिएगा कि आपसे पूछा जाए कि अर्थ क्रस्ट में कौन सबसे ज्यादा है और कौन सबसे कम है। दो क्वेश्चन यहां से बनेंगे और दो क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा कौन है और सबसे कम कौन सा है। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन, ये सारे के सारे एलिमेंट हैं
जो कहीं ना कहीं अर्थ क्रस्ट में भी है और ह्यूमन बॉडी में है। इसीलिए हमसे पूछा गया क्वेश्चन यहाँ से जस्टिफाई होता है कि ये दोनों कंपोनेंट कहीं ना कहीं दोनों जगह पर प्रेजेंट होते हैं। अगर धरती को काट के देखें तो सबसे आउटर को प्लस कहेंगे, उसके बाद ये मेंटल है, उसके बाद आउटर कोर है और ये इनर कोर है। इस तरह से हम इसका डिवाइडेशन करते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन 0.14% है, कार्बन 0.03% है। ह्यूमन बॉडी में कार्बन का अमाउंट ज्यादा होता है ड्यू टू किस प्रोसेस? रिस्पायरेशन। हम कहते हैं ना ऑक्सीजन की हेल्प से C6H12O6 + O2 दिस गिव्स CO2 + वाटर + एनर्जी। ठीक है, इस तरह से हम बनाते हैं। नाउ बायोमॉलिक्यूल्स की जब हम बात करते हैं तो ये बायोमॉलिक्यूल जो है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल के बने हुए हो सकते हैं। जब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता तो उन्हें हम बोलते हैं मिनरल्स। क्या बोलते हैं उनको? मिनरल्स और वाटर। और जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक, इसमें हमारे दो कंपोनेंट आते हैं, एक मैक्रो और दूसरा आता है माइक्रो। याद रखना, मैक्रो मतलब जिसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से ऊपर होगा वो मैक्रो होगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से नीचे होगा वो माइक्रो होगा। बट कहानी यहाँ हो जाती है कि लिपिड क्या है। तो आप जब बात करोगे तो एनसीईआरटी लिखती है कि लिपिड आर स्ट्रिक्टली कंसीडर्ड एज माइक्रोमोलिक्यूल, बट व्हेन दे फॉर्म वेसाइकल इट इज कंसीडर्ड एज मैक्रोमोलिक्यूल। यानी लिपिड जो है माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं, बट जब ये वेसाइकल्स फॉर्म करते हैं तो ये मैक्रोमोलिक्यूल में कंसीडर हो जाते हैं। इसका मतलब है कि जो लिपिड हैं या मेम्ब्रेन्स जो बनी होती है वो लिपिड की बनी होती हैं, और जब उनको हम क्रश करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं तो वेसाइकल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और वेसाइकल से वो क्या होती हैं? ऊपर ही रह जाती हैं, इसे हम रिटेंटेट कहते हैं और एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में रखते हैं। बट जो सब्सटेंस उस छन्नी से पास हो जाता है उसे बोलते हैं एसिड सॉल्युबल पूल। यानी अब अगली कहानी यहाँ पर आती है एनसीईआरटी के द्वारा, वो यही आती है कि किसको एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल में रखा गया है। उससे पहले हम ये जान लें कि अगर एक सेल है उसमें कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। उसमें आयंस भी होंगे, वाटर्स भी होंगे, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, लिपिड भी होगा, प्रोटीन भी होगा और न्यूक्लिक एसिड भी होगा। और उसका परसेंटेज क्या है? तो 1% आयंस है किसी सेल में और 70 to 90% मोस्ट ऑफ द वाटर आर प्रेजेंट इन द सेल। जैसे 70 से 90% कार्बोहाइड्रेट में 3%, लिपिड में 2%, प्रोटीन में 10 से 15%, न्यूक्लिक एसिड में 5 से 7% जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो हम एक एनालिसिस करते हैं। लेट अस एनालाइज द मॉलिक्यूल। हम किसी बायोमॉलिक्यूल को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, चलो ध्यान देते हैं कि अगर आपके पास दो चीज है, एक पहला है पत्ती और दूसरा लिविंग, दोनों लिविंग है। अगर पत्ती का वाटर आप रिमूव करेंगे तो ड्राई हो जाएगी, अगर जला देंगे तो राख में बदल जाएगी। तो यहाँ पर जब ऐश की बात करेंगे तो एक क्वेश्चन यहाँ से रिलेट बनता है कि क्या क्या चीज कंटेन करते हैं। तो ये मिनरल्स कंटेन करते हैं, वाटर, और यहाँ पर CO2 जो है वो रिमूव हो जाएगी जब हम उसको जलाएंगे। कंटेन करेगा एलिमेंट जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम, और इनऑर्गेनिक की बात करेंगे कंपाउंड में तो सल्फेट, फॉस्फेट, आयन जैसे सब्सटेंस देखने को यहाँ पर मिलेंगे। चलिए मान लीजिए कि किसी लिविंग टिश्यू को हमने क्या किया, ग्राइंड किया, और ग्राइंड करते समय हम ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड इसमें ऐड करते हैं। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड जैसे ही ऐड करेंगे तो ये स्लरी बन जाएगी। कैसी स्लरी बनेगी? थिक स्लरी। ये आप देखिए यहाँ पर एक क्रिस्टल है और ये मोटा है। ठीक है, इनको हम ग्राइंड करते हैं क्या डाल के? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। थिक स्लरी यहाँ पे मिलती है, और जब हम इसको ग्राइंड करने के बाद एक पेपर में फिल्टर करते हैं जिसे हम चीज क्लॉथ कहते हैं, या फिर हम इसको फाइन कॉटन कह सकते हैं, तो दो फ्रैक्शन मिलते हैं। जब हम छन्नी से छानेंगे तो ऊपर चपटी रह जाएगी तो वो एसिड इनसॉल्युबल थी, ऊपर रह गई, और जो नीचे छन जाएगा उसे बोलेंगे एसिड सॉल्युबल। इसी को हम लोग दो शब्द और बोलते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, रिटेंटेट और फिल्ट्रेट। जो रिमेन रह जाए रिटेंटेट, जो फिल्टर हो जाए वो फिल्ट्रेट। देखो रिटेंटेट में क्या आता है? कंटेन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट 8 डाल्टन से ऊपर रहा होगा इसलिए साइज में बड़े थे। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शंस आर पॉलीमर एक्सेप्ट लिपिड, क्योंकि मैंने अभी बताया कि लिपिड को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं, अगर लिपिड जैसे हाइड्रोफोबिक होती है तो जब हम इसको तोड़ते हैं तो ये कैसे होता है? वेसाइकल बना लेती है और मैक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है। फिल्ट्रेट also known as acid soluble fraction, organic molecule present in acid soluble fractions are known as बायोमाइक्रोमोलिक्यूल, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट लगभग 18 से 800 डाल्टन अप्रॉक्स होता है, बट 800 डाल्टन से एक्सीड नहीं करता क्योंकि फिर वो मैक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और आते हैं, मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? मेटाबोलाइट्स आर द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है?
sum total of all chemical reactions which are continuously occurring in our body is known as metabolism. Metabolism is a term that used to describe all chemical reactions involved in the maintaining of the living tissue of the cell. Metabolites हमारे एनसीईआरटी दो तरीके के लिखे हुए हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी मेटाबॉलाइट्स क्या होते हैं? जिसमें जो इन्वॉल्व होते हैं ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन में, और सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स उनके मॉडिफिकेशन से बनाए जाते हैं. जैसे कोई भी प्लांट का प्रोडक्ट है वो बनाया गया, बट उससे जो प्रोडक्ट बनाए जाएंगे वो सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स में आते हैं. तो इस तरह से हम लोग बायोमोलिक्यूल्स को जानते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम मेटाबॉलाइट्स के बारे में और डिटेल में जानेंगे कि प्राइमरी मेटाबॉलाइट्स के एग्जांपल कौन से हैं और सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स. थैंक यू.